नमस्ते फ्रेंड्स। ये जो आमतौर पे हमारा बिलीफ होता जा रहा है कि कैंसर की जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है और वो उनके लिए बहुत भयावह मौत लेके आती है, जिसकी वजह से आजकल सोसाइटी में एक नई प्रॉब्लम बन गई है जिसको हम कैंसर फोबिया कहते हैं। मतलब कैंसर होने का डर या कैंसर होने के बाद उससे परेशानी होने का डर। इस वजह से होता यह है कि जब भी ऐसा कोई डर हमारे मन में आता है तो हम डिनायल के फेस में जाते हैं। डिनायल का मतलब यह है कि हम नकारना शुरू कर देते हैं कि हमको ट्रीटमेंट नहीं कराना है, चेकअप नहीं करवाना है, जिस वजह से कोई सस्पेक्टेड केस भी होंगे, मतलब जिनमें हो सकता है कि चांसेस हो कि कैंसर हो, तो उनका ट्रीटमेंट भी डिले होता है और उनका चेकअप भी डिले होने की वजह से ट्रीटमेंट भी या तो बहुत स्टेज आगे बढ़ जाती है या वो आगे सफर ज्यादा करते हैं। कैंसर फोबिया, जिसको कार्सिनोफोबिया भी कहते हैं, कई बार ये जब मन में घर कर लेता है या जो डर है ये मन में अगर किसी इंसान के घर कर लेता है तो वो कंटिन्यूअस आप देखेंगे एक डर में जीते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और एक स्ट्रेस में हमेशा बने रहते हैं, जिस वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ चलनी चाहिए, नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही बिगड़ती चली जाती है और अनफॉर्चुनेटली या दुख के साथ कह सकते हैं, आज के ज़माने में, आज की सोसाइटी में, जब हम 2024 में अब अंत के तरफ आ रहे हैं, कैंसर के जो केसेस हैं, कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं मुंह और गले के अलावा, ये आप देखेंगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना टाइम हमारा पास हो रहा है या जितने वर्ष हम देखते जा रहे हैं उतने कैंसर के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल में देखिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर आपको दिख सकते हैं जहां कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेशन में किसी न किसी को आपने या सुना होगा या देखा होगा कि कैंसर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका स्ट्रगल बहुत देखने के बाद हमको परेशानी इस वजह से बढ़ जाती है। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशन में, जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा मन हमारा होता है कि हम उस बीमारी हमको ना लग जाए। ये नेचुरल है, हर इंसान फियर, ये डर से लड़ रहा होता है। अगर आप वो फियर ऐसा है कि आपकी जान के ऊपर आ रहा है तो वो फियर जस्टिफाइड है, मतलब कि हाँ ठीक है, वो फियर होना ठीक है, क्योंकि हमको एक बॉडी ने रिस्पांस, नेचर ने हमको एक तरह के बनाया है कि फियर होना भी जरूरी है ताकि आप उस परेशानी या दिक्कत से या परेशानी से बच सकें। फोबिया किसे कहते हैं? फोबिया ये होता है कि जो हमको हुआ ही नहीं, जो हमारे इमेजिनेशन में है, हमारे दिमाग में चल रहा है, जो अभी हमने कभी महसूस ही नहीं किया, उसका डर होने लग जाए, उसको हम फोबिया कहते हैं। अगर हम लिटरेचर में चेक करें कि फोबिया का मतलब क्या है, ये एक तरह का हमारा फियर या डर का रिएक्शन है। बेसिकली एक रिएक्शन है जो असली नहीं है, क्योंकि वहां पे वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि अगर हमको डर बताया जाए कि वहां भूत है, उस जगह जाने पे भूत है, और हमने वो चीज देखी नहीं, महसूस नहीं की और उसका डर हमको बैठ गया, तो हमको ना चाहते हुए भी वो चीजें वहां दिखाई देने लग जाती है। इसको हम फोबिया कहते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फोबिया का मतलब ये समझ लीजिए कि जो रियल में हो नहीं रहा है पर आपको उसका डर लग रहा है। ग्रीक में इसको फोबोस कहा गया है, जिसका मतलब है फियर। अब कई तरह के फोबिया होते हैं, जैसे नॉर्मली अगर आपने सुना होगा, कई लोगों को रूम में बंद होने का फोबिया होता है, जिसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब कि अगर हम किसी को कहें कि आप स्टेज पे जाके भाषण दीजिए, तो कई लोगों में उसका डर होता है कि हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो एक तरह का फियर है। और दूसरा एक आइसोलेटेड फोबिया जो होता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला फोबिया जो होता है, जिसको हम कैंसर फोबिया कहते हैं, जिसमें कैंसर उस इंसान को हुआ नहीं है, शायद हो भी ना, पर उनको ये उस बात का डर कॉन्स्टेंटली बैठ गया है, जिस वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है, हो चुकी है। अब इसका कॉज क्या है, मतलब इसका कारण मेनली क्या है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो 3 मेजर कॉजेस देखे गए हैं। एक है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये है कि आपकी जेनेटिक्स में ऐसा फोबिया डेवलप हुआ है, जो आपके पूर्वजों में फोबिया था, ये डर था किसी न किसी वजह से, वो आपको जीन्स के थ्रू मिला है, जिसको हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं। सेकंड जो फोबिया है कि आप जब छोटे थे या आपका जो पालन पोषण हुआ है वो सही ढंग से ना हुआ, इरेगुलरिटी सही है, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हुआ है, इस वजह से फोबिया डेवलप होता है। और तीसरा जो मेन कॉज देखा गया है वो है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमा, मतलब किसी न किसी चीज का आपको आघात कहीं ना कहीं लगा हो,
या आपके साथ कोई ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन या ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, मतलब जिस वजह से आपके मन को या आपके दिमाग को बहुत जोर से आघात लगा हो या ट्रॉमा हुआ, जिस वजह से ये फोबिया डेवलप होना के चांसेस उन केसेस में या उन लोगों में बढ़ जाते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है कि कैंसर फोबिया या किन लोगों में होता है, जो बहुत आमतौर पे देखेंगे आप कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में डरते रहते हैं, बहुत सारे डर उनमें मन में बैठे रहते हैं, तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो कैंसर के फोबिया की तरफ एक तरह से उनका फियर डाइवर्ट हो जाता है कैंसर की तरफ। दूसरा, ऐसे लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनके कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स जो होंगे, जिनको उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोसेस देखा हो कैंसर का और कैंसर से जूझते हुए देखा हो, सारा प्रोसेस समझा हो, देखा हो और क्लोजली उनको देखा गया हो, तो उनमें ये डर बैठ जाता है कि हमारे दोस्त या रिलेटिव के साथ ऐसा है तो हमको भी शायद चांसेस ज्यादा है कि हमको ये हो जाए। तीसरे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, उनके घर में कोई हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है जिसकी कैंसर की वजह से इमीडिएटली डायग्नोसिस के बाद मौत हो गई हो। तो ये हमारे अंदर मन में घर कर लेता है कि हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा शायद हो या ऐसी दशा हमारे होने वाली है, जाकि कैंसर जब भी होगा तो आपको मौत की तरफ ही लेके जाएगा। मौत नहीं भी होगी तो आपको इस तरह से परेशान हो जाएंगे आप कि आपके लिए जीना भी दुश्वार हो जाएगा। दूसरा, एक और जरूरी चीज हो जाती है कि जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो आपको किसी न किसी वजह से डॉक्टर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आपके केसेस में कैंसर हो सकता है या हो चुका है या आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, तो कैंसर फोबिया डेवलप कर लेता है। अभी आपका कंफर्मेशन कैंसर की तरफ नहीं हुआ है, कोई टेस्ट नहीं हुए, फिर भी आपका कंफर्म नहीं होने के बाद भी कैंसर फोबिया या कैंसर का जो डर है मन में घर कर चुका है क्योंकि डॉक्टर की तरफ से ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पास की गई। और एक लास्ट की जो चीज है जो आजकल हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं वो है मास मीडिया। मतलब हम मोबाइल यूज करते हैं जिसमें हम बहुत सारे मास मीडिया की तरफ जाते हैं जहां कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है और हम उसको सर्च कर रहे होते हैं कंटिन्यूस उसको देखना चाहते हैं कि हमको ये सिम्टम तो नहीं है या हमको साइन तो नहीं है, जिसमें ये बताया जाता है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा मेजर जो किलर है इंसान का वो है कैंसर। जब ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहुंचाई जाती है मास मीडिया के थ्रू, तो हमारा स्वाभाविक है कि हमारा मन ये बता देता है कि आपको कैंसर हो गया है या कैंसर हो चुका है या कैंसर हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जब हम मास मीडिया के थ्रू लेते हैं और कंटिन्यूस लेते चले जाते हैं, क्योंकि ये रुकता नहीं है, सिलसिला बनता चला जाता है और एक साइकिल बन जाती है। जब आप एक इंफॉर्मेशन कहीं से लेते हैं और वो हो सकता है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट ज्यादा गहरा पड़ जाता है क्योंकि आपको अभी पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, आपने अभी डॉक्टर से अपना चेकअप कराया नहीं और आपका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, फिर भी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन ले ली कई ऐसे सोर्सेज से जो सही बट और कैंसर फोबिया का प्रिवेलेंस क्या है? प्रिवेलेंस का मतलब यह है कि अगर हम मान लें कि 100 लोग हैं, उसमें से कितने लोगों को कैंसर फोबिया या फोबिया जो कैंसर का है वो होता है। ये एग्जैक्ट डाटा तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल साइंटिफिकली माना जाता है कि 20% लोग आज दुनिया में कैंसर फोबिया से ग्रसित हैं। अब आप समझिए कितना बड़ा पॉपुलेशन है जो कैंसर की डर की वजह से जी रहा है, जिनको असलियत में कैंसर नहीं है बट उनमें ये डर घर कर गया है कि हमको कैंसर हो चुका है या कैंसर की स्टेज पे हम खड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती जा रही है। अब हम आते हैं कि इसके कैंसर फोबिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहले हम बॉडी लेवल पे देखेंगे कि कैंसर फोबिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कि आपकी सांस गहरी होने की जगह शॉर्ट होते जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं कि मतलब लंबी ऐसे करके सांस लेना। दूसरा, आपकी धड़कन सडनली बढ़ जाना। उसके बाद मसल स्टिफनेस होना, मतलब आपको लगेगा कि मसल टाइट होती जा रही है, आपको थकान महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, कंटिन्यूस आप महसूस करेंगे कि आपको पसीना बार बार ज्यादा आ रहा है, जो नॉर्मली नहीं आना चाहिए उससे ज्यादा पसीना आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनको ज्यादा पसीना आता है उनको कैंसर फोबिया ही है, मतलब यह है कि नॉर्मली आप खुद के अगर देखें तो आपको जहां पसीना नहीं आना चाहिए वहां भी पसीना आ रहा है। दूसरा, उल्टी जैसा या वोमिटिंग जैसा कंटिन्यूस मन में लगा रहता है कि हमको वोमिटिंग जैसा हो रहा है, मतलब उल्टी आ रही पर हो नहीं रहा पर महसूस हो रहा है, और घबराहट कंटिन्यूस बनी। ये तो बॉडी लेवल पे हो गए जो सिम्टम्स हमको दिख सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे मानसिक सिम्टम्स या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हम जिसको कहते हैं, वो कैंसर फोबियास में हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ऐसा इंसान ज्यादा फोकस करता है कि हम बीमार हो रहे हैं,
बनिस्बत इसके कि उसको ये पता लगे कि हम बीमार नहीं है, पर उसका ध्यान ज्यादातर इस तरफ जा रहा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं या हमारे जरा सा भी दिक्कत हो रही वो। दूसरी जो मैंने सोमैटिक सिम्टम्स बताए, सोमैटिक मतलब शारीरिक तौर पे, जैसे आपको मैंने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब सांस बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाती है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, तो ये उसको मिस इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। मतलब जरा सा भी घबराहट होगी या जरा सा भी सांस फूलेगी या जरा सा भी आप धड़कन बढ़ेगी तो आपको लगेगा हाँ ये सिम्टम मैंने सुना था या पढ़ा था, इसका मतलब मुझे कैंसर होने वाला है, कैंसर हो रहा है। तीसरा जो ऐसे लोगों में दिखने लग जाता है वो है फियर ऑफ डेथ फ्रॉम द कैंसर। मतलब ऐसे इंसान में ऐसा दिमाग में घर कर जाए कि हमारी मौत होने वाली है कैंसर की वजह से, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि ऐसा इंसान अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है। आइसोलेट का मतलब कि वो अकेला होता जा रहा है। कई बार वो अपने दोस्तों के साथ बैठा भी है या परिवार के साथ बैठा भी है, पर उसका इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे या वो आपको आपके साथ नहीं है। तो ऐसे इनमें पसी ये कि हम तो ऐसा अब ऐसे लोग दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर इनके मन में डर हो जाता है तो ये बार बार डॉक्टर के साथ विजिट करते हैं, बार बार जानना चाहते हैं कि हमको कैंसर हुआ है कि नहीं है हुआ है, और इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करना शुरू कर देते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कौन से सिम्टम दिख रहे हैं या साइंस दिख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई उनको बताए कि कैंसर हो गया है। उस चीज को कंफर्मेशन करना चाहते हैं, टेस्ट बार बार कराना चाहते हैं, जो भी टेस्ट उनको बताया जाए वो चाहते हैं कि बार बार हो जाए ताकि उनका मन का जो भ्रम है वो निकलता जाए और वो उल्टा असर उनके ऊपर करता चला जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही इसको इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब वो कोई टेस्ट भी नहीं कराना चाहते, वो बिल्कुल डिनायल की स्टेज में जाते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके मन का फोबिया उनको रोकता है कि आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, कोई टेस्ट भी नहीं कराना है, कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आपको लगे कि पता चले कि कैंसर हुआ हो या हो सकता है। तो दो तरह के लोग ऐसे फोबिया में बिहेव करते हैं, एक तो बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और दूसरे जो बिल्कुल ही डॉक्टर से बात करना नहीं चाहते या बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम ना पड़े जिससे हमको ये पता लगे कि कैंसर हो सकता है या हुआ है। आपके साथ में आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार में किसी को कैंसर का फोबिया है कि नहीं, कैसे पहचाने? एक तो आप देखेंगे जितने भी सिम्टम्स उन्होंने बताया है कि वो सांस लेने में जल्दी लग जाएंगे, उनकी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, उनको पसीना आने लग जाएगा, ये शारीरिक इशारे जो है मानसिक रूप से उनके मन में चल रहे होते हैं, जिस वजह से वो फिजिकली दिखा रहते हो ऐसे सिम्टम्स। दूसरा, जब भी वो कैंसर के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो उनको आप सडनली देखेंगे कि उनका बिहेवियर में चेंज आ रहा है। और तीसरा, ये हमेशा इस तरफ खोज करने लग जाते हैं कि कैंसर की ऐसी क्या चीज है जो हमको मिलनी चाहिए, या इंटरनेट को ज्यादातर आप देखेंगे वो कैंसर की तरफ ही सर्च कर रहे होते हैं ताकि उनको जानकारी मिले, बट उल्टा उनकी तरफ रिवर्स एक्शन ये हो रहा होता है क्योंकि उनको आधी इंफॉर्मेशन हर जगह से मिल रही होती है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट कैंसर की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे एक ही जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट सोर्सेस से मिल सकती है। पर वो कैंसर किस बारे में बता रहे हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी सही है, वो कितनी एलिजिबल है या कितनी वो सही है, वो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर की इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। अगर आप यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, गूगल पे देखें, आपको हजारों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको, या हजारों ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कैंसर के बारे में आपको अवेयर करा रही है, बता रही है। अब कैंसर फोबिया का डायग्नोसिस कौन कर सकता है सारी तरीके से? एक तो साइकेट्रिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ने पे आपको डॉक्टर कहे कि ये टेस्ट करवानी चाहिए तो जरूर करवाइए, जिससे आपकी जो शंका है उसका निवारण हमेशा के लिए हो जाए। क्योंकि हमारे मन में ये शंका बनी रहेगी हमेशा कि हमको कैंसर हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय आप टेस्ट के लिए पीछे भागते रहें, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को आप कई तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं टेस्ट की तरफ, वो भी एक सही तरीका नहीं। जब तक आपका डॉक्टर आपसे सजेस्ट ना करें, टेस्ट की तरफ ना जाएं, उसकी बात सुने, और आपको ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हेल्प भी कर सकता है आपकी हीलिंग प्रोसेस में। दूसरा, ये हमारे मन में बैठा दिया गया है बहुत आमतौर पे कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इसका मतलब आप पागल है। पागल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं मानसिक तौर पे जो पागल नहीं होते, बट उनको वो तंग कर रही होती है। जैसे स्ट्रेस की बीमारी है,
वो एक तरह का पागलपन नहीं है। बेसिकली ये डिफरेंट तरह की बीमारी है जो मानसिक तौर पे हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से कंसल्ट करना जो आपका निवारण कर सकते हैं वो आरामदेह है। आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको लगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है या साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि ये गलत लोगों ने धारणा हमको बचपन से सिखाई है कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के जाने वाले लोग पागल ही होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैं आपको 9 तरीके के ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे 9 वेज बताऊंगा जिससे आप ये अपने कैंसर फोबिया से आराम से बाहर निकल सकते हैं, जो आपको हेल्प भी करेगा। पर आपको इसके साथ अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, उसको अवॉइड नहीं करिए, क्योंकि आइसोलेशन जो है ये सबसे ज्यादा हो जाता है ऐसे लोगों में जिनको कैंसर फोबिया डेवलप हो रहा है। तो ये टेक्निक जो है या वेज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हेल्प जरूर करेगी आपको। हो सकता है बिल्कुल आपके प्रॉब्लम का निवारण कर दे, बट इसको फॉलो करिए तो आपको बहुत मददगार साबित होएगा। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने समझदारी से इंटरनेट को यूज करना है, क्योंकि हर इंसान के पास आज स्मार्टफोन है, तो हम आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे फिंगर टिप्स पे या हमारे हाथ हथेली पे मिल जाती है। तो हमारी एनर्जी जो जब हम सर्च करने लगते हैं, क्योंकि ये एक तरह का टेम्पटेशन या हमको लालच हो जाता है कि हम और देखें, एक इंफॉर्मेशन किसी ने दी हो तो हो सकता है कि नहीं ये हमारे लिए काम नहीं करे, दूसरी इंफॉर्मेशन सर्च करें। अगर आप गूगल पे सिर्फ टाइप करेंगे कैंसर तो आपको हजारों ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कैंसर से रिलेटेड हैं, जो अच्छी और बुरी बातें दोनों बता रही हैं और खासकर ज्यादातर बुरी तरफ ही हमको लेके जा रही है, क्योंकि हमको डर पैदा कर रही है। तो आपकी एनर्जी को दूसरी तरफ चैनलाइज करिए। चैनलाइज का मतलब ये है कि आप अपने मन को दूसरी तरफ लगाइए। उससे हटाना बहुत मुश्किल है, पर आराम से अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये सर्च की जगह आप दूसरी जगह अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं। और कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाएं जो हमको फिर से डर की तरफ लेके जाती है। जैसे कि फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स, किसी के आपने देख रहा हो कि बार बार वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट कराने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। दूसरा, आप पता लगे कि किसी फैमिली मेंबर को या किसी दोस्त को या रिश्तेदार को अभी कैंसर हो गया है, तो ये एक ट्रिगर का काम करता है। दूसरे फिजिकल ट्रिगर्स होते हैं। फिजिकल का मतलब ये है कि आपको लगे कि आप थकान हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो आपको ये लगेगा कि अरे कैंसर तो नहीं हो गया, ये कैंसर फिर से वापस तो नहीं आ गया ट्रीटमेंट के बाद। ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए आपको देखना हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको सब चीजें जो शुरू होती है हमारे मेंटल से शुरू होती है। आप देखें, बाहर से ज्यादा हमारा दिमाग हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा होता है जब हम फोबिया डेवलप करते हैं। मतलब हम नहीं चाहते हुए भी वो चीजों को इमेजिन कर रहे होते हैं जो होती नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन फॉलो करें। मेडिटेशन एक वेल प्रूवन टेक्निक है जो हेल्प करती है लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए, मतलब हमारे जो परेशानी को कम करने के लिए, हमारे विचारों को कम करने के लिए, ताकि जो हमारे को निगेटिव या नकारात्मक जो विचार या नकारात्मक भावना या नकारात्मक जो हमको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उस दूसरा, आप योगा ट्राई कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये हेल्प करती है हर लेवल पे। जहां भी हमको स्ट्रेस हो किसी न किसी वजह से, खासकर फोबिया में, तो हमारी सांस की आप देखेंगे पैटर्न जो है बदल जाता है, सांस जल्दी होने लग जाती है या सांस बिल्कुल रुक जाती है। तो जब हम ब्रीदिंग को रेगुलराइज करते हैं या ठीक करते हैं तो हम अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाने का प्रयास करते हैं और नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे आ जाते हैं। तो ये जरूर फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। कुछ दवाइयां भी वो देते हैं हमारे दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपकी केस में जरूरत है तो दवाई को जरूर फॉलो करिए, दवाई को जरूर लीजिए और उसको अपनी लाइफ को नॉर्मल रखिए, ताकि आप अपने आप को नॉर्मल रख सकें। क्योंकि अभी ये फोबिया है, मतलब ये डर है, असलियत आपके केसेस में नहीं है। या आप ट्रीटमेंट करा के कैंसर से बाहर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकरेंस आपके केस में होगा ही होगा। ऐसा कहीं कोई डिफाइंड नहीं है। हाँ, चांसेस होते हैं, तो उसके तरीके भी हैं कि हम उसको उस चीजों से बच सकें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अपनी दुख को और गुस्से को व्यक्त करना। अगर आप किसी भी से अपने कैंसर का डर बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते तो जरूर ना करिए, पर जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग का मतलब ये है कि पेन और एक बुक ले लीजिए जहां पे आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं आराम से। जो भी आपके डर हैं, भय हैं, वो लिख सकते हैं, तो आपको ये भी ना लगे कि मुझे ऑकवर्ड हो रहा है या शर्म आ रही है या लोगों को कैसे मैं बताऊं कि मुझे कैंसर, लोग हंसेंगे या मजाक उड़ाएंगे। तो आप अपनी जर्नल में लिख सकते हैं, जिससे बहुत हेल्प होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो दिमाग के कई जो शत्रु बना लिए हैं आपने,
वो अपने आप धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। जर्नलिंग जो है बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने डर से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज का फायदा ये है कि जब हमारा पसीना निकलता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, तो ब्लड सर्कुलेशन या हमारी जो पूरी बॉडी में ब्लड जाने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। तो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से हमको एक टाइम के बाद फ्रेश फील शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाएं। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, कोई ऐसी ज्यादा स्ट्रेनियस या जो बहुत मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप वॉक कर सकते हैं, जिसको हम सिंपल वॉक करते हैं, वो कोई भी कर सकता है। अगर आपका फिजिकल वो भी अलाउ नहीं करता है तो सिंपल आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई वो कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसको धीरे धीरे फॉलो करिए और उसको बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में हमारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमको हेल्प करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों से ऊपर उठ सके। दूसरा, बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी टॉक्सिक चीजें बर्न होने लग जाती हैं, तो उस वजह से हमको दूसरी तरफ से भी हेल्प होती है कि हम अपने बहुत सारे दिक्कत को अंदर से धीरे धीरे कम करते चले जाएं। अब दूसरा एक और है कि आप अच्छा खाना खाएं और शराब, सिगरेट और जितने भी पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उससे दूर रहना शुरू करें। क्योंकि होता यह है कि मादक पदार्थ हो सकता है डायरेक्टली आपको कोई और दिक्कत ना कर रहे हो, पर आपके इम्यून सिस्टम जो हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं उसको कमजोर करते चले जाते हैं। जितनी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती चली जाएगी उतने हम ज्यादा उसके लिए एक तरह से प्रोन हो जाएंगे, मतलब उससे एक्सपोज हो जाएंगे कि हमको कोई बीमारी लगे या घातक बीमारी हो। जरूरी नहीं कि कैंसर हो, बहुत सारी अलग बीमारियां भी लग सकती हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होएगा, लड़ने की शक्ति उतनी बॉडी है हमारे पास, माइंड से, फिजिकली हर तरीके से हमारी बनी रहेगी। अकेले रहने का जो हमको एक टेम्पटेशन, मतलब एक लालच होता है कि हम अकेले बैठे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, हमने सबसे अपने आप को हटा लिया है, ये एक तरह का कुछ टाइम के लिए ठीक है। पर अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, तो अपने आप को ग्रुप में इन्वॉल्व करिए, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए जहां आप लोगों से इंटरेक्ट करें। एक तो जिन लोगों के साथ आपको कंफर्टेबल ज्यादा फील होता है, या जो लोग आपको लगता है कि निगेटिव नहीं है, क्योंकि हमको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो निगेटिव ही बातें करते हैं, उनका आदत होती है हर तरह के निगेटिव बातें करने की या निगेटिव इंफॉर्मेशन पास करने की। तो ऐसे लोगों से अपने आप को धीरे धीरे दूर हटा लेना है और ऐसे लोगों की तरफ अपना दिमाग लगाना है जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं और जिनके पास आपको कंफर्टेबल रहता है, जिससे अगर आपकी मन की भावना आप व्यक्त करें तो आपका हंसी ना उड़ाएं और आपकी मदद करने में आपकी हेल्प करें। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, तो इनके साथ आप टाइम ज्यादा व्यर्थ करें। रेसिस्ट करें कि आपको अकेले रहना अगर बार बार पसंद आ रहा है तो उसको आपको अपने ओवरकम करना जरूरी हो जाता है। ऐसी चीजों के या लोगों के बारे में सोचे जो आपको खुशी देते हैं। जैसे हो सकता है किसी संगीत से आपको पसंद आ रहा हो, कोई एक्टिविटी ऐसी पसंद आ रही है, या कोई आपका पैशन हो, जैसे संगीत हो गया, आर्ट्स हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, जहां भी आपको लगे कि आपको मजा आता है, उस टाइम पे उस चीजों को सबको भूल जाते हैं। तो ऐसे में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप अपने आप को एक टाइम दे रहे हैं जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेस से रिलीफ हो और आपके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति भी धीरे धीरे आप जब खुशी और आठवां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे डॉक्टर से बात करें जिसपे आप पूरा फेथ या पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट बताने के बाद या ट्रीटमेंट करने के बाद या डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर पे उतना फेथ नहीं हो रहा है, तो ऐसे डॉक्टर के लिए सर्च करिए जो आपको फेथ हो, जिसपे आप पूरा विश्वास कर सके और उसका ट्रीटमेंट पूरा या जो भी डायग्नोसिस उसका फॉलो कर सके। तो उसके साथ बने रहिए, क्योंकि वो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीजों से हेल्प करेगा, आपके फियर के लिए भी हेल्प करेगा और आपके ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्प कर सकता है। लास्ट में जरूर ध्यान रखिए कि जो भी टेस्ट आपने कई बार सुने होंगे, पैट स्कैन होता है या एमआरआई होता है या सीटी स्कैन होता है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये करा लेना चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि स्कैन की रिपोर्ट आई और मुझे कुछ नहीं है, हर स्कैन आपके लिए नहीं बना है और आपके लिए हर टेस्ट नहीं बना है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। हर हफ्ते टेस्ट करवाना या हर हफ्ते ये चेक करते रहना ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि अपने आप को आप टेस्ट की तरफ एक्सपोज भी कर रहे हैं, अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे तो टेस्ट की तरफ ना जाएं, अननेसेसरी ओवर टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होता है। अब लास्ट जो है वो है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कैंसर फोबिया के। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपने उदास रहना शुरू हो गए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपने आप को हटा लिया, जिस वजह से आप क्रोनिक डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन इवेंचुअली होता यह है कि आपको उस कगार पे ले जाता है जहां पे आपकी हर चीज आपसे लगता है छूट रही है या कोई आपको मदद नहीं कर पा रहा है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर सकते हैं और कंटिन्यूस एक दुख की स्थिति बनी रहती है।
दिमागी तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी आपको महसूस होता है कि आप कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो कैंसर फोबिया आपको एक तरह से नहीं तोड़ रहा, वो आपको हर तरीके से तोड़ रहा है। एक तो आपको इकोनॉमिकली भी तोड़ता है क्योंकि आप काम पे कर नहीं पा रहे, आपको फैमिली के रूप में भी तोड़ता है क्योंकि आप फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपने दोस्तों से भी दूर होते चले जाते हैं क्योंकि आप अकेले रहना चाहते हैं या आपको महसूस होता है कि अकेले रहने में ज्यादा कंफर्टेबल है हम। तो ये एक तरह से आपको हर तरीके से आइसोलेट करता है। ये एक तरह से आप समझिए फोबिया जो है हमारे अगेंस्ट ही हमारी साजिश है कि हम अपने आप को जबरदस्ती तकलीफ देते रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब जो है ही नहीं है आपके केसेस में, उसको आप लेके बैठे हुए हैं। ये बोलना आसान है, मैं समझ सकता हूँ, जब भी ऐसे फोबियाज होते हैं तो उनको निकालना आसान नहीं होता, पर ग्रेजुअली आप कोशिश करके इससे निकल सकते हैं। तो इसमें जो टेक्निक्स मैंने बताई उसको आप जरूर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फायदा होगा। रेगुलर करेंगे, पहले ये सब टेक्निक्स करने का मन नहीं करता है क्योंकि हमको उससे निकलने का मन नहीं होता। हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हमको दुख लेने में ही मजा आने लग जाता है। एक टाइम के बाद आपको महसूस होगा कि दुख ही आपको मजा दे रहा है, कुछ ज्यादा दुख में मजा आ रहा है। दुखी गाने सुनेंगे, दुखी चीजें देखेंगे, हर तरफ ऐसा देखेंगे कि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इससे आप निकल सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड की हेल्प के साथ, अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी हमको नेचर ने या भगवान कह ले, अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, जो भी आप मानते हैं, उन्होंने इसलिए दिया है कि हमको सिर्फ दुख नहीं लेना। कई लोगों में ये मन में बैठ जाता है कि हमारे पूर्व कर्म थे इसलिए हमको कैंसर हुआ है। पूर्व जन्म का तो नहीं मैं बता सकता हूँ, पर ये बता सकता हूँ कि हमको क्यों मेडिकल इतना साइंस डेवलप हुआ, क्योंकि हमको बीमारियों से निकलना था। कई वर्षों पहले देखें या कई सदियों पहले देखें, इतने ट्रीटमेंट, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी। लोग बहुत दुख में जीते थे और दुख में कई बार मरना भी पड़ जाता था क्योंकि उतना ट्रीटमेंट का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कई बार पेन में आदमी रहता था, कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। पर आज एडवांसमेंट की वजह से हमको ऑप्शंस बहुत सारे मिले हैं जिससे हम अच्छी लाइफ आगे जी सकते हैं। हो सकता है कैंसर हुआ हो, उसका ट्रीटमेंट हो गया हो, आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई हो, कम से कम जीने के लिए हमको एक सहारा मिल चुका है जो हम पेनलेस और अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा क्योंकि आजकल मैंने जैसे बताया 20% लोग पूरी दुनिया में फोबिया मतलब कैंसर फोबिया से ग्रसित हैं। आप सोच लीजिए 20% कितना बड़ा पॉपुलेशन है दुनिया का, सिर्फ इसलिए दिक्कत में है कि उनको डर है। डर का दिक्कत ज्यादा है, असली में कैंसर उनको नहीं है, पर डर की दिक्कत की वजह से वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे खत्म या खराब करते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।